चेहरा आ रहा है इसमें बढ़िया से? हाँ चलिए अच्छा सुनिए, यह जो मैं दिया हूँ ध्यान से सुनिएगा, यह जो मैं सबको दिया हूँ सबके पास है ना? ये इसमें देखेंगे तो सिलेबस है, पहले क्या लिखा गया है इसमें सब सिलेबस है। सिलेबस पता होना चाहिए कि हमें पढ़ना क्या है, इसीलिए मैं सबको दिया हूँ। और इसमें सबको याद होना चाहिए कि सिलेबस क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, और जो सिलेबस है उसी के अनुसार हमें पढ़ना है। तो इसमें अब देखेंगे तो पहला संख्या पद्धति है, नंबर सिस्टम है। पहला क्या है? संख्या पद्धति है, नंबर सिस्टम है, यह पढ़ना है। और इसमें से जो आपके बुक में जो लेसन का नाम है वो पहला लेसन का जो नाम है वो वास्तविक संख्याएं है, वास्तविक संख्याएं। और इस वास्तविक संख्याएं से 5 नंबर का पूछा जाएगा आपसे। अगर हम जो सिलेबस में है उसके अनुसार अगर हम ये चर्चा कर रहे हैं तो पहला क्या पढ़ना है? वास्तविक संख्याएं पढ़ना है, वास्तविक संख्याएं पढ़ना है, रियल नंबर्स, रियल नंबर्स। और इसमें जो पढ़ना है वो बाद में चर्चा कर लूंगा, ठीक ना? पहले पूरा सिलेबस देख लीजिए क्या किस तरह से है। तो पहला संख्या पद्धति पढ़ना है। संख्या पद्धति में उसमें जो आपके बुक में जो पहला ही लेसन है उस लेसन का नाम क्या है? वास्तविक संख्याएं, ठीक ना? बस एक ही लेसन पढ़ना है इस संख्या पद्धति में, वास्तविक संख्याएं पढ़ना है। और जो दूसरा है वह बीज गणित है। दूसरा क्या है? बीज गणित है। इस बीज गणित में बीज गणित, यह बीज गणित में 2 लेसन पढ़ना है। बीज गणित में 2 लेसन पढ़ना है। 2 चर वाले रैखिक समीकरण एक पढ़ना है, एक लेसन जो है इसमें 2 लेसन पढ़ना है। एक 2 चर वाले रैखिक समीकरण यह पढ़ना है। और एक द्विघात समीकरण पढ़ना है, द्विघात समीकरण पढ़ना है। यह 2 लेसन पढ़ना है बीज गणित। तो संख्या पद्धति में मात्र 1 लेसन पढ़ना है और बीज गणित में 2 लेसन पढ़ना है। वो 2 लेसन क्या है? 2 चर वाले रैखिक समीकरण है और एक क्या है? द्विघात समीकरण है, ठीक है? इसके बाद आएंगे तो ज्यामिति में। किसमें? ज्यामिति में। ज्यामिति से पहले निर्देशांक ज्यामिति भी देख लीजिए। निर्देशांक ज्यामिति, इस निर्देशांक ज्यामिति में आपका एक ही लेसन है जो अगर आपके बुक के अनुसार जो 7वां लेसन है, बुक में 7वां लेसन है, वह उसका नाम भी है निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इंग्लिश में कहते हैं। यह पढ़ना है। तो बस निर्देशांक ज्यामिति में एक लेसन पढ़ना है, उस लेसन का नाम ही है निर्देशांक ज्यामिति। इस लेसन का भी नाम वही है। अगला जो है ज्यामिति पढ़ना है। क्या पढ़ना है? ज्यामिति। ज्यामिति में 2 पढ़ना है, एक आपका त्रिभुज पढ़ना है, एक रचना पढ़ना है। दोनों पढ़ना है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक क्या पढ़ना है? त्रिभुज पढ़ना है और एक क्या पढ़ना है? रचना पढ़ना है। रचनाएं पढ़ना है। रचना कहेंगे तो एक ही आएगा, तो रचनाएं पढ़ना है। तो इसके बाद अगर देखेंगे दूसरे पेज पर इस साइड जो लिखा गया है तो इसमें है त्रिकोणमिति है। क्या है? त्रिकोणमिति है और मेंसुरेशन है और सांख्यिकी है। मिला है खालिद? ले लीजिए, आइए ले लीजिए। और सबको मिल गया ना? लीजिए। तो अगला जो है इसमें त्रिकोणमिति पढ़ना है और त्रिकोणमिति में क्या? त्रिकोणमिति पढ़ना है। और यह त्रिकोणमिति में 2 लेसन पढ़ना है। ट्रिग्नोमेट्री में 2 लेसन पढ़ना है। एक जो है पहला जो लेसन है वो त्रिकोणमिति का परिचय है, ठीक ना? पहला लेसन क्या है? त्रिकोणमिति का परिचय। यह त्रिकोणमिति का परिचय पढ़ना है। और इसमें एक चीज है कि बहुत लोग कहते हैं ऊंचाई दूरी। क्या पढ़ना है? ऊंचाई दूरी। और जो आपके बुक में जो है अनुप्रयोग लिख दिया है इस तरह से इसको कहिए, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। इसी को क्या कहते हैं? ऊंचाई दूरी। इसी का नाम क्या है? ऊंचाई और दूरी।
तो चाहे ऊंचाई और दूरी के नाम से जानिए, चाहे इस लेसन के नाम से ऊंचाई और दूरी के नाम से जानिए, या तो त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग जो हम लोग त्रिकोणमिति पढ़े रहेंगे, जो त्रिकोणमिति पढ़े रहेंगे वही यहाँ पढ़ना है, उसका अनुप्रयोग पढ़ना है, और उसको दूसरे शब्दों में हम क्या जानते हैं, ऊंचाई और दूरी पढ़ना है। मेंसुरेशन देख लीजिए, इसके बाद मेंसुरेशन है। मेंसुरेशन में दो चीज पढ़ना है, एक वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल पढ़ना है, एक पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन पढ़ना है। पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन, दो लेसन इसमें है मेंसुरेशन में। एक जो है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल पढ़ना है, और एक जो पढ़ना है इसमें, हाँ, पृष्ठीय क्षेत्रफल, और क्या पढ़ना है, आयतन। तो मेंसुरेशन में दो लेसन पढ़ना है, और दो लेसन क्या है, पहला है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, यह लेसन पढ़ना है, और अगला जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। ये सांख्यिकी इसके बाद पढ़ना है, और सांख्यिकी में केवल एक ही लेसन पढ़ना है। सांख्यिकी में जो प्रायिकता जो शामिल है वह नहीं है यहाँ, सांख्यिकी में केवल एक ही लेसन पढ़ना, वह सांख्यिकी ही है। अगला लेसन क्या है, सांख्यिकी। अगला लेसन क्या है, सांख्यिकी। तो यह लेसन पढ़ना है, इसमें सांख्यिकी ही पढ़ना है। तो एक बार और सुन लीजिए, संख्या पद्धति पढ़ना है, बीजगणित पढ़ना है, निर्देशांक ज्यामिति पढ़ना है, एक ज्यामिति पढ़ना है, एक त्रिकोणमिति पढ़ना है, एक मेंसुरेशन पढ़ना है, एक क्या है, सांख्यिकी पढ़ना है। टोटल कितने हो गए, देखिए, 1 या 2 3 4 5 6 7, यह आपके मैथ में टोटल 7 भागों में है, 7 इकाई है या 7 यूनिट में यह पढ़ना है। टोटल 7 यूनिट को कवर करना है। ये 7 यूनिट कवर करेंगे तो पूर्णांक जो 70 नंबर का आएगा, 70 में 20 + 50 का होगा, और 30 जो है आपका स्कूल से जो प्रैक्टिकल होता है, प्रैक्टिकल जो फाइल में लिखवाया जाता है उससे आ जाता है। तो ये 70 में 20 + 50 का क्या थ्योरी है, 20 MCQ होता है, MCQ बहुविकल्पी टाइप का, ठीक ना, वो बहुविकल्पी रहेगा जिसमें आपको OMR मिलेगा, उस OMR पर ये 20 क्वेश्चन फिल करेंगे, भरेंगे, और 50 क्वेश्चन आप 50 नंबर का जो रहेगा वह लिखित रहेगा, आपको लगाना पड़ेगा। तो यहाँ यह 20 नंबर को भी कवर करना है और 50 नंबर को भी कवर करना है, इस दो तरह से। इससे पहले जो पठन पाठन की जो प्रक्रियाएं थी वह अलग थी, अब यहाँ बहुविकल्पी को भी ध्यान में देना है। तो बहुविकल्पी जैसे 20 क्वेश्चन पूछता है, तो 20 क्वेश्चन में बहुत से क्वेश्चन आसान रहेंगे, ठीक ना, बहुत से ज़्यादा क्वेश्चन आसान रहेंगे। 1-2 क्वेश्चन कुछ हटकर मान लीजिए पूछ रहा है तो आपको गणित आएगी तो वह भी कर ले जाएंगे, तो इस पर हमें ध्यान देना है। और ये जो 50 नंबर का क्वेश्चन है वह आपका विस्तार पूर्वक रहेगा, उसको लगाना पड़ेगा, ठीक ना, लिखित होगा। तो ये सबको सिलेबस के बारे में पता हुआ। चलिए अब नंबरिंग की बात कर ले, कौन कितने नंबर से आएगा, ठीक ना। अगर आप देखेंगे इसी में तो संख्या पद्धति से 5 नंबर का पूछेगा, संख्या पद्धति से 5 नंबर का पूछेगा। आपका जो बीजगणित है, बीजगणित में ये दोनों लेसन मिलकर ये 18 नंबर का यहाँ से पूछेगा। और निर्देशांक ज्यामिति केवल एक ही लेसन है, वो निर्देशांक ज्यामिति, और उस निर्देशांक ज्यामिति में केवल 3 चीज पढ़ना है। पहला कह लें निर्देशांक ज्यामिति में तो डिस्टेंस फार्मूला पढ़ना है, निर्देशांक ज्यामिति में एक क्या पढ़ना है, डिस्टेंस फार्मूला पढ़ना है। एक डिस्टेंस फार्मूला को हिंदी में अगर कह लें दूरी सूत्र पढ़ना है। निर्देशांक ज्यामिति में मात्र 3 पॉइंट, एक तो दूरी सूत्र पढ़ना है, दूरी सूत्र, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल पढ़ना है। क्या पढ़ना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल पढ़ना है, भैया हमें निर्देशांक ज्यामिति के द्वारा पढ़ना है, ठीक ना। अगला इसमें क्या तीसरा जो पढ़ना है वह विभाजन सूत्र से होता है, वह विभाजन सूत्र पढ़ना है।
अगला जो क्या है, विभाजन सूत्र। और विभाजन सूत्र, जो विभाजन सूत्र है वो दो प्रकार के होते हैं। विभाजन सूत्र कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। और उस आपको एक ही प्रकार का पढ़ना है। दो तरह से होते हैं विभाजन सूत्र, और उस विभाजन सूत्र में आपको एक ही पढ़ना है, वो अंतः विभाजन पढ़ना है, वह विभाजन एकदम नहीं पढ़ना है। तो इसमें एक ही पढ़ना है। दो होते हैं विभाजन में, दो होते हैं, एक आपका अंतः विभाजन है, एक आपका बाह्य विभाजन है। अंतः विभाजन का मीनिंग होता है जैसे कोई रेखाखंड है, इसके अगर बीच में कोई काट रहा है, कोई पॉइंट अगर बीच में मिल रहा है तो बीच में मिला तो इसलिए यह अंतः विभाजन होगा। अगर यही रेखाखंड के अगर कहीं बाहर होगा तो यह बाह्य विभाजन होगा। तो बाह्य विभाजन में हाई स्कूल में नहीं पढ़ना है, वो इंटर में जाएंगे तो वहाँ आपको पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ विभाजन में एक ही पढ़ना है, वो अंतः विभाजन पढ़ना है। तो कहना चाह रहा हूँ कि 1 2 3 यह 3 आर्टिकल इसमें पढ़ेंगे, और मात्र 3 बहुत सिंपल फार्मूले हैं, उसके हिसाब से इसमें जो नंबरिंग है वो 5 नंबर का पूछा जाता है। जो आपका निर्देशांक ज्यामिति है उससे कितने नंबर का पूछा जाएगा? 5 नंबर का। आ जाइए त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति का जो यह लेसन है, त्रिकोणमिति का जो परिचय है, त्रिकोणमिति के परिचय में हमें 3 पॉइंट को यहाँ भी कवर करना है, कोई ज्यादा पॉइंट को कवर नहीं करना है। 3 पॉइंट में जो आपका एक त्रिकोणमिति सर्व समीका है उसको सिलेबस से काट दिया गया है। त्रिकोणमिति का सर्व समीका, समीकाएं लिख दे रहा हूं। त्रिकोणमिति का जो सर्व समीका है वो थोड़ा लॉन्ग है, उसमें ज्यादा टाइम दिया जाता है और थोड़ा मेहनत किया जाता है। तो यह जो लॉन्ग वाला प्रोसेस है इसको काट दिया गया है सिलेबस में, यूपी बोर्ड के सिलेबस में नहीं है, तो यह नहीं पढ़ना है। इसमें भी 3 चीज पढ़ना है। एक तो आपको पाइथागोरस प्रमेय पर आधारित पढ़ना है कि पाइथागोरस प्रमेय क्या है, और एक आपको जो है जो वैल्यू मान रखकर पढ़ना है, जो कुछ त्रिकोणमिति के विशिष्ट कोण हैं उन कोणों के मान पढ़ना है। विशिष्ट कोण में क्या आता है? 0 अंश आएगा, 30 अंश आएगा, 45 अंश आएगा, 60 अंश आएगा और 90 अंश। बस इन्हीं कोणों के बारे में पढ़ना है। और इसके बाद जो पढ़ना है वो चेंजिंग वाला पढ़ना है, 90 माइनस थीटा। टोटल अगर कहेंगे तो 54 फार्मूले होते हैं भाई, 54 फार्मूले के नहीं पढ़ना है, केवल 6 फार्मूला पढ़ना है। तो उस फार्मूले को पढ़ लेना है, बस 3 आर्टिकल इसमें से पढ़ना है। ऊंचाई दूरी, जब यह लेसन मजबूत रहेगा ना तो यह ऊंचाई दूरी या त्रिकोणमिति के जो कुछ अनुप्रयोग है वह आसानी से लग जाएगा। बस आपको फिगर बनाने की जरूरत है, मेन बात इसमें फिगर की आती है। ठीक, तो इस त्रिकोणमिति से अगर कह लें तो 12 अंक के पूछे जाते हैं। त्रिकोणमिति से कितने अंक के? 12। और 12 अंक में यह दोनों लेसन शामिल है, त्रिकोणमिति का परिचय और त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। एक चीज और छूट गया ना, यहां से देखिए ज्यामिति, ज्यामिति से भी 12 अंक का पूछा जाता है। किससे? ज्यामिति का भी 12 अंक का पूछा जाएगा। और यह एक त्रिभुज है और रचना है। त्रिभुज में थोड़ा लॉन्ग लेसन, जो मैं कहता हूँ लंबा लेसन है, वो त्रिभुज ही है। थोड़ा टाइम लगता है, 1 महीना का टाइम ले लेता है त्रिभुज में। अगर आप बढ़िया से पढ़ेंगे तो 1 महीना टाइम लग जाएगा त्रिभुज में। तो यह त्रिभुज से रिलेटेड हो गया। आइए मेंसुरेशन की बात कर लें हम। मेंसुरेशन में जो अगर कह लें तो इससे 8 नंबर के पूछे जाते हैं। मेंसुरेशन से कितने नंबर के पूछे जाते हैं? 8 नंबर के पूछे जाते हैं। मेंसुरेशन में आपको जो छोटे छोटे जैसे घन हुए, पहले तो घनाभ कह लीजिए, घनाभ, घन, बेलन, शंकु, गोला, अर्धगोला, और एक छिन्नक आता है। क्या आता है? छिन्नक आता है। 3 आर्टिकल पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन में क्या क्या कर रहा हूं? घनाभ की बात कर लीजिए, घन की बात कर लीजिए, बेलन की बात कर लीजिए, शंकु की बात कर लीजिए, और इसी में गोला की बात, हाँ, अर्धगोले की बात कर लीजिए, और छिन्नक की बात कर लीजिए। किसकी बात? छिन्नक की। यह सब आप बेसिक में, बस यह 9th में आपको नहीं मिला होगा छिन्नक, छिन्नक आपको 10 में मिल जाएगा, ठीक ना।
यह आपको कवर करना पड़ेगा पूरा इससे। और यही नहीं, सबसे इसमें क्या किस तरह से क्वेश्चन क्रिएट करता है, कोई दो, इसमें से कोई दो उठाएगा, दोनों को एक ही में सम्मिलित कर देगा। जैसे शंकु उठा लिया और बेलन उठा लिया, कहा कि शंकु बेलन के ऊपर अध्यारोपित है, तो जैसे कहेगा शंकु तो हम शंकु बना देंगे, यह शंकु बना दिए, तो शंकु के ऊपर क्या है, एक बेलन अध्यारोपित है, इस तरह से एक बेलन अध्यारोपित रहेगा। मतलब यहाँ जो बेसिक पढ़ाया था उस बेसिक में अलग अलग हम लोग पढ़े हैं ना, बेसिक में सब अलग अलग पढ़े हैं। भैया यहाँ 10 में आप 2 लोगों को एक ही में शामिल करके पढ़ना है, ठीक ना। वही अलग अलग जो निकाल रहे थे, यहाँ भी हम अलग अलग निकाल कर दोनों को ऐड करने की बात आएगी तो ऐड कर देंगे, घटाने की बात आएगी तो घटा देंगे, बस यही बढ़ जाएगा 10 में, ऐड करना और घटाना दोनों जिस तरह से आप बेसिक में पढ़े ना अलग अलग, उस तरह से है। तो इससे मिलाकर कह लें तो हाँ, एक और इसमें है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। वह वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल में क्या होता है, तो यहाँ भी 3 भागों में यहाँ भी बांट दीजिए। 3 भाग क्या क्या है यह जान जाइए। पहला अगर भाग कह लें तो वह वृत्त खंड और एक त्रिज्य खंड, 2 चीज हो गया। तो वृत्त खंड का क्षेत्रफल या त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, इस तरह से एक हो गया। एक जो उसमें आता है वह छायांकित भाग का क्षेत्रफल होता है, वह अपने से फिगर बना देगा, वह छायांकित कर देगा और आपसे पूछेगा कि वह छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा। और वृत्त में जो नॉर्मली है, वृत्त का परिमाप, वृत्त का क्षेत्रफल, एक नॉर्मली क्वेश्चन की टाइप का, जैसे क्षेत्रफल कह दे, आसान भाषा में क्षेत्रफल कहे या परिमाप कह दे, ठीक ना। और इसमें कह रहा हूं वृत्त खंड कहे या त्रिज्य खंड कहे, इन सब का क्षेत्रफल पूछ लेता है। अगला जो छायांकित कर देता है, क्या करता है, छायांकित कर देता है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल पूछ लेता है। इन 3 हिसाब से अगर देखेंगे तो 3 कैटेगरी में यह पूछता है। तो यह है आपका सिलेबस, यह आपका क्या है, सिलेबस है। सिलेबस खूब अच्छे से ये जो दिया हूं एक बार सुन लीजिए, जो अभी को आए होंगे, जो बाद में आए, सिलेबस लिखा गया है, ठीक ना, लिखा गया है। इस पर आप देखिए सबके पास है ना, इस पर लिखा गया है। पहला इसमें संख्या पद्धति है, 5 नंबर से इससे पूछा जाता है, 5 अंक का पूछा जाता है। वास्तविक संख्याएं जो लेसन का नाम है, एक ही लेसन पढ़ना है, वास्तविक संख्याएं। दूसरा आपका बीज गणित है, 18 नंबर का पूछा जाएगा। 2 चर वाले रैखिक समीकरण, 2 चर वाले रैखिक समीकरण, यह आपका है 2 चर वाले रैखिक समीकरण। एक और है द्विघाती समीकरण। तो 2 लेसन इससे है, बीज गणित से। और इसमें निर्देशांक ज्यामिति में एक ही लेसन पढ़ना है, वह निर्देशांक ज्यामिति ही पढ़ना है। और अगला में ज्यामिति में एक त्रिभुज पढ़ना है, एक रचनाएं पढ़ना है। आ जाइए इसमें त्रिकोणमिति में, त्रिकोणमिति इस साइड है ना, तो इधर आप देखेंगे तो त्रिकोणमिति में यह 12 अंक का यह है। त्रिकोणमिति में कितने अंक का है, 12 अंक का है। और 2 लेसन पढ़ना है, त्रिकोणमिति का परिचय, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, इसी को हम लोग जानते हैं ऊंचाई और दूरी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक ना। उसके बाद मेंसुरेशन पढ़ना है, मेंसुरेशन में 2 लेसन पढ़ना है, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल और पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, ठीक ना। और ये पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन जो पढ़ना है वह 3D का पार्ट पढ़ना है। किसका, 3D, 2D में नहीं है। यहाँ 2D का जिक्र नहीं हुआ है। 2D में क्या क्या आता है, त्रिभुज आता है, ठीक ना। हाँ, चतुर्भुज में कोई भी आ जाए, आयत आए, वर्ग आए, ठीक ना, कोई इस तरह से आए, तो वहाँ केवल यहाँ 3D का जिक्र हुआ है, ठीक। और उसके बाद सांख्यिकी पढ़ना है। सांख्यिकी में 3 चीज होता है, एक आपका माध्य होता है, सांख्यिकी में माध्य, एक माध्यक है, एक क्या है, बहुलक है। यह 3 लेसन इसमें पढ़ना है। कितने लेसन पढ़ना है, 3 लेसन है। तो सांख्यिकी में माध्य, माध्यक और बहुलक, यह 3 लेसन पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक ना। क्लियर हुआ, लिख लिए आप लोग।
सुनिएगा इसमें। अब हम लोग संख्या पद्धति के बारे में चर्चा करेंगे। अब तक सिलेबस जान चुके हैं वह क्या क्या है। तो 7 इकाई में है, 7 यूनिट में है, 7 यूनिट में कितना लेसन है, कितने नंबर के हैं, ये सब हम सीख चुके हैं। अब इसके आगे हम अगर पढ़ें तो आगे बढ़ेंगे। तो पहला यूनिट जो आपको मिल रहा है उस पहले यूनिट में क्या है, संख्या पद्धति है। पहला यूनिट क्या है, संख्या पद्धति है। और उस संख्या पद्धति में एक ही लेसन पढ़ना है, वास्तविक संख्याएं पढ़ना है। तो पहला लेसन जो है आपका संख्या पद्धति में, इस संख्या पद्धति में कौन सा, फर्स्ट लेसन वास्तविक संख्याएं कह लीजिए, ठीक ना। अगर यह जो आपका वास्तविक संख्याएं जो पढ़ना है 10 के अनुसार अगर बात कर लें तो इसमें भी 4 पॉइंट पढ़ना है जिस पर हमें फोकस करना है। कितने पॉइंट पढ़ना है, 4 पॉइंट पढ़ना है। पहला अगर पॉइंट का नाम लिख दिया जाए तो वह क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, ठीक ना। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पढ़ना है। यह गणितज्ञ हैं, यूक्लिड कौन है, गणितज्ञ हैं, यूनानी गणितज्ञ हैं। इन्होंने एक स्टेटमेंट दिए, वह स्टेटमेंट आप लोग जानते होंगे कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, यह एक स्टेटमेंट दिए। इसी स्टेटमेंट को ही कहा जाता है प्रमेयिका। अभी मैं चर्चा इसका एकदम बाद में करूंगा डिटेल से। तो यह जान जाइए कि यह यूक्लिड जो है एक यूनानी गणितज्ञ हैं, बहुत फेमस गणितज्ञ हैं। उन्होंने एक कथन दिए, यही कथन दिए, और इसी कथन को नाम दिया गया यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। और इस यूक्लिड विभाजन जब प्रमेयिका बना तो यह कोई भी 2 धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का मान ज्ञात करने के लिए बहुत आसान तरीका मिला। उस समय जो है आपको मान ज्ञात करने के लिए सबसे बड़ी भूमिका बनी यह यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। अच्छा, वह मान ज्ञात करने के लिए इन्हीं का अनुप्रयोग पढ़ते हैं। वह क्या है, अनुप्रयोग पढ़ते हैं, अनुप्रयोग पढ़ते हैं। और यह प्रमेयिका की जगह एल्गोरिथम के नाम से जाना जाता है। प्रमेयिका की जगह क्या नाम जाना जाता है, एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जैसे आएगा तो वैसे हम समझ जाएंगे कि यह जो एक अनुप्रयोग है और 2 संख्याओं का मान ज्ञात करने के लिए किया जाता है। यह क्या है, अगर यही क्या आ जाए, एल्गोरिथम आ जाए, एल्गोरिथम, सब कुछ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का आ जाए, यह अनुप्रयोग है। किसका अनुप्रयोग है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का। मतलब कह लीजिए मेन बात यह है, ठीक ना। उसी का छोटा वैल्यू एल्गोरिथम आया है। और यह एल्गोरिथम क्या होता है, वह प्रमेयिका का पहली बात की यह अनुप्रयोग है, दूसरी बात की यह मान ज्ञात किया जाता है, तीसरी बात यह एक श्रृंखला बनती है। किसकी श्रृंखला बनती है, यही बार बार बनता है। और यह जब तक बनता है जब यह आर की वैल्यू, आर मतलब रिमाइंडर, शेषफल की वैल्यू जब 0 हो जाता है तो श्रृंखला बनना बंद हो जाता है। अन्यथा इसी तरह बार बार श्रृंखला बनेगा। और इसी श्रृंखला को ही नाम दिया गया यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो हमें जो पढ़ना है केवल उसी का नाम लिख रहा हूं यहाँ अभी फिलहाल में। वह पहला क्या पढ़ना है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पहला पढ़ना है। दूसरा इसी में कहें तो अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। दूसरा इसी में क्या पढ़ना है, अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। यह अंक गणित में अंक से रिलेटेड होता है।
जैसे कोई भी अंक, कोई भी डिजिट, कोई भी संख्या ले लें, जैसे 122 ले लिए मान लीजिए। अब इसका फैक्टर करिए और फैक्टर करने के बाद उसमें छांटिए कि कौन फैक्टर में भाज्य संख्या, कौन कितने भाज्य हैं, कितने अभाज्य हैं, ठीक ना, इस तरह से छांटे। और अगर एक और कोई संख्या ले लिए, यह भी ले लिए, ठीक, एक तो यह था, एक और आ गया। अब दोनों का फैक्टर करिए, उसमें देखिए, और देखने के बाद उसमें, और जब दो संख्याएं हैं तो दो संख्याओं का म से क्या हो रहा है, ला से क्या हो रहा है, इस तरह जब पढ़ने लगेंगे तो ये बेस मजबूत होगा। उसी को आधारभूत प्रमेय कहा गया। एक बेस हुआ ना, इसी बेस को क्या कहा गया, आधारभूत प्रमेय। मतलब दो संख्याओं का आपको, या दो से अधिक संख्याओं का ल से ज्ञात करें, म से ज्ञात करें, उसका फैक्टर निकालें, उसमें देखें कि यह भाज्य हो रहा है, मतलब या अभाज्य हो रहा है, इंग्लिश में कह लें तो प्राइम नंबर या को प्राइम नंबर, कैसे कैसे यह हो रहे हैं वह चेक करना। इन सब का अध्ययन हम इसमें करेंगे, अंक गणित की आधारभूत प्रमेय में। एक अगला और इसी में अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण। क्या पढ़ना है, अपरिमेय, अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण, यह पढ़ना है। अपरिमेय संख्याओं का मतलब जितने अपरिमेय संख्याएं हैं तो सभी अपरिमेय संख्याओं के बारे में अध्ययन नहीं करना है। आपके सिलेबस में एकदम हाईलाइट कर दिया है कि अपरिमेय संख्या करणी में 2 हुआ, करणी में 3 हुआ। अच्छा, करणी में 4 जो है परिमेय संख्या होती है। अच्छा सुन लीजिए, करणी की बात आ गई। जिस संख्या का अगर पूर्ण वर्गमूल, क्या कह रहा हूं, पूर्ण वर्गमूल, जिस संख्या का अगर पूर्ण वर्गमूल आप निकाल लेंगे तो वह अपरिमेय संख्या नहीं होगी। अगर करणी लग गई है और वह परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है तो वह आपका अपरिमेय संख्या के अधीन, परिमेय संख्या के अधीन आ जाएगा, अपरिमेय संख्या के अधीन नहीं रहेगी। मतलब जैसे इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा तो यह अपरिमेय हुआ, इसका भी नहीं निकलेगा तो यह भी अपरिमेय हुआ। लेकिन करणी में 4 कह दें तो यह अपरिमेय संख्या नहीं है, यह परिमेय संख्या है। समझ में आ रही बात ना? तो जैसे 1 कहेंगे तो 1 का वर्गमूल 1 है, यह भी आपका परिमेय में चला जाएगा। 4 भी 16 कह दीजिए, 25 कह दीजिए, जिसका निकल जाए 36 कहिए, 49 कहिए, यह सब जो आएंगे यह सब परिमेय के अधीन आ जाएंगे। कौन सी संख्याएं, परिमेय संख्याएं होंगी। यह सभी के सभी कैसी संख्याएं होंगी, परिमेय संख्याएं होंगी। लेकिन यहाँ पढ़िए क्या लिखा गया है, अपरिमेय संख्याएं लिखा गया है। तो हमें अपरिमेय संख्या जिसका परफेक्ट स्क्वायर रूट ना निकले, और सभी के बारे में नहीं पढ़ना है, केवल करणी में 2, करणी में 3, या तो आ सकता है करणी में 5, करणी में 7, या इनका ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके या गुणा या भाग, इस तरह करके आएगा। बस ये साफ साफ यूपी बोर्ड का आप सिलेबस देखेंगे तो बस इसी के इर्द गिर्द पढ़ना है। उस तरह देखेंगे अपरिमेय संख्याएं की विस्तार बहुत ज्यादा है और सभी नहीं पढ़ना है, बस इतने ही के बारे में पढ़ना है। और उसमें क्या पढ़ना है यह भी सुन लीजिए। एक ही सवाल हर साल पूछता है जो महत्वपूर्ण है, किसी न किसी सेट में पूछा जाता है। जैसे आप पेपर देकर आए, कोई पेपर लाएंगे मेरे पास, कहेंगे सर बताए थे कि इससे एक सवाल हर साल पूछा जाता है, तो हो सकता है उस सेट में ना पूछा गया हो, किसी दूसरे सेट में पूछा जाता है। कई सेट रहते हैं भाई, तो किसी न किसी सेट में एक सवाल पूछता है। वो सवाल क्या पूछता है, सिद्ध कीजिए कि करणी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह से हम पढ़ेंगे, देखेंगे 2-3 दिन में मिल जाएगा यह, तो हम वहां पढ़ लेंगे। तो एक सवाल इस तरह से आता है कि सिद्ध कीजिए कि करणी में 2 कैसी संख्याएं हैं, अपरिमेय संख्याएं। तो हम बहुत आसान भाषा में उधर हम क्लियर कर लेंगे, ठीक है, अभी सिलेबस के बारे में। तो ऐसे अगर हम पढ़ेंगे तो उसी के इर्द गिर्द पढ़ाई जो होगी वही है सिलेबस में दिया गया है। तीसरी बात तो हो गई है। चौथी बात यहाँ फिर परिमेय लिखा गया है, अपरिमेय की जिक्र नहीं हुआ है। परिमेय संख्याएं एवं उनके दशमलव प्रसार, परिमेय संख्याएं एवं उनके दशमलव प्रसार, परिमेय
संख्याओं और उनके दशमलव प्रसार का, यही शब्द लिखेंगे, हाँ, पुनर्भ्रमण। तो परमेय संख्या कोई भी ले लेंगे, तो वह परमेय संख्या अगर ले लिए तो उस परमेय संख्या को अगर हम दशमलव प्रसार के बारे में अगर अध्ययन करेंगे तो वह दशमलव प्रसार आपका शांत में है कि आपका अशांत में है, क्या है, किस तरह पूछेगा कि परमेय संख्याओं का जो दशमलव प्रसार है वह शांत है कि अशांत है। तो देखिए, शांत के लिए शांत और अशांत, शांत और अशांत के लिए क्या है, सुनिए, सबसे पहले जो परमेय संख्या होती है वह P/Q के रूप में रहती है, P/Q के में, वे संख्याएं जो P/Q के रूप में हो, P/Q के रूप में अगर हैं और यह न्यूनतम पदों में होने चाहिए, किस पद में होने चाहिए, न्यूनतम पदों में होने चाहिए। अगर न्यूनतम पद में नहीं है तो हम काट कर, कटेगा ना किसी संख्या से तभी वह न्यूनतम में बनेगा, तो वह किसी संख्या से, जिस संख्या से भी कटे उसको काट कर वह न्यूनतम पदों में बनाएंगे, और जैसे हम न्यूनतम पदों में बना लेंगे उसके बाद थ्योरी लागू होगी। थ्योरी यह लागू होगी जो Q वैल्यू है, अब ध्यान सुनिए, जो Q वैल्यू है, आप देखेंगे टोटल अंकों के बारे में अगर डिजिट की बात करें, अंक की बात करें, टोटल अंकों की संख्या 10 होती है। टोटल अंकों की संख्या कितनी होती है, 10 होती है। वह अंक आप बचपन में पढ़े हैं, यही सब पढ़े हैं ना, बताइए इसके अलावा और कोई अंक मिला है आपको, यही टोटल अंकों की एक से आप चलेंगे तो 9 तो यही हो जाएंगे, 0 भी तो इसी में शामिल है, टोटल अंकों की संख्या 10 हुआ ना। अब मेरी बात सुनिए, 0 को पहले ही हटा दीजिए, 0 को हटा दीजिए, क्योंकि गुणा की बात मैं करूंगा, और जब गुणा की बात करूंगा तो 0 किसी भी संख्या में अगर गुणा होगा तो उसको 0 बना देगा, और जैसे 0 बनाएगा तो ये नीचे अगर 0 लिखेंगे, 0 से भाग देंगे तो इनफाइनाइट हो जाएगा, 0 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट आएगा। इसलिए यहाँ थ्योरी में बोली गई है कि 0 को हटाइए पहले, अब 0 को हटा दिए तो ये सब संख्या ले लेंगे। अब यहां से ध्यान से सुनिएगा, अब मुझे यह बताइए कि कोई दो संख्या, ऐसी कौन सी कोई दो संख्या लें, ऐसी कौन सी कोई दो संख्या लें जिसका अगर गुणा करें तो कहीं ना कहीं 0 आए, चाहे वह यूनिट प्लेस में हो, यूनिट प्लेस मतलब इकाई का अंक 0 हो, चाहे कहीं भी 0 आए। तो बताइए 0 आने का कारण क्या होता है, कोई दो अंक लीजिए भाई, इसमें कोई 2 अंक लीजिए जिसका आप गुणा करें तो 0 आ जाए। देखिए याद कर लीजिएगा, भूलिएगा मत, 2 और 5, 2 और 5 रहेगा तो गुणा करेंगे तो 2 5 10 हो जाएगा। क्यों? अब कोई कहेगा सर 4 और 5 कर दीजिए, तभी हाँ भाई 4 का आप फैक्टर करेंगे तो 2 गुणा 2 मिलेगा, फिर आ गए 2 पर ही, अब फिर कहाँ आ गए, अब 2 पर ही आ गए। अच्छा ठीक है, कोई कहेगा सर 6 में तो विवाद उत्पन्न हो रहा है, 1 तो मिलेगा, 3 तो मिलेगा, नहीं मिलेगा, 2 मिलेगा, 2 का गुणा 5 में करेंगे तो 10 हो जाएगा, 3 का तो फिर यह तो विवाद उत्पन्न किया, 2 मिला तो इसको तो पहले आप बोल चुके हैं, 7 को छोड़ ही दीजिए, ठीक ना। आइए 8 में 3 बार लिखेंगे, कोई भी 2 ले लेंगे। अब कोई भी अगर कोई भी इसमें 2 ले लिए, उस 2 का गुणा इस 5 में कर देंगे तभी 10 हो जाएगा। तो मेरे टोटल कहने का मतलब यह हुआ कि 0 आने का कारण यह होता है, इकाई का अंक अगर 0 कब आएगा, वह अंक की बात कर लें तो 2 और 5, मात्र 2 ही अंक ऐसे हैं जिनका अगर गुणा करेंगे तो वह अंक की बात कर रहा हूं, न कि संख्या की बात कर रहा हूं। संख्या में तो बहुत से आएंगे,
अंक में बस यही आएंगे। बोला हूं कि केवल अंकों की संख्या 10 है, तो बस इन्हीं 10 में 0 भी शामिल कर दिया। तो इन 9 को ले लें, इन 9 में 0 आने का कारण यह भी हो जाएगा, यह भी 6 में इस 2 को लेंगे तब आएगा। तो अब ध्यान से अगर देखेंगे तो कहीं ना कहीं सब में हिडन है 2। क्या हिडन है? 2 है। तो 2 और 5 का कॉम्बिनेशन बनेगा, तब वो गुणा करेंगे तो क्या आएगा? इकाई का स्थान 0 आएगा। और 0 से जैसे अगर कोई भी संख्या है उसके दाहिनी तरफ दाएं तरफ 0 है, उसे भाग देंगे, ठीक ना, तो वह हमेशा उसका दशमलव प्रसार शांत हो जाता है, ठीक ना। आगे अभी पढ़ाऊंगा, यहाँ तो बस थ्योरी बता रहा हूँ, केवल उसी तरह सिलेबस समझा रहा हूँ। सुनिए, यह पी ले लेंगे, पी कुछ भी है, यहाँ कह देंगे कि 10 है, भाग देंगे तो एक अंक पर दाहिनी तरफ से दशमलव लग जाएगा, कोई भी संख्या हो तो ऑटोमेटिक वह शांत हो जाएगा। शांत का मीनिंग समझ रहे हैं? जब शेषफल 0 हो जाए, शेषफल 0 का मतलब दशमलव लगने के बाद कुछ तक लेकर भाग जाए और भाग जाना एकदम बंद हो जाए। अच्छा, एक एग्जांपल ले रहा हूं, 10 में आप 3 से भाग दीजिए, आप देते रहेंगे, शेषफल कभी 0 नहीं होगा, कभी। अब यही कह दूं 10 है, ठीक ना। सुनिए, 4 से भाग दीजिए, चेक कर लीजिए, 4 दूना 8, 2 बचा 0, अब शेषफल 0 हो गया। अब इधर देखिए डिपेंड क्या, अगर यह 0 हुआ तो यह स्टॉप हो जाएगा और दशमलव प्रसार यही शांत हो जाएगा। अगर यह 0 नहीं हुआ तो यह शांत नहीं होगा, यह चलता जाएगा, यह भी चलता जाएगा, और यह चल रहा है तो शांत कहाँ हुआ, वो तो अशांत हो जाएगा ना, तो यह अशांत होता रहेगा। तो डायरेक्ट हम लोग समझाते समय हम लोग यह बोल देते हैं कि यदि शेषफल 0 हुआ तो शांत हो जाएगा, शेषफल 0 नहीं हुआ तो क्या होगा, अशांत हो जाएगा। तो परमेय संख्या एवं उनके दशमलव प्रसार का पुनर्भ्रमण में 2 चीज यहाँ पढ़ना है, एक शांत एक अशांत पढ़ना है, ठीक ना। यहाँ पर अपरमेय संख्या में क्या पढ़ना है, उस तरह रिलेटेड, और अंक गणित के आधारभूत प्रमेय में वहां बताया ही था, और यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में कुछ क्वेश्चन पढ़ना है जो एक स्टेटमेंट के आधारित पर रहते हैं, मतलब इसके अनुप्रयोग पढ़ना है, ठीक ना। क्लियर हुआ? सुनिए, अभी आप लोग 4 पॉइंट के बारे में चर्चा हो ही गई, ठीक ना। 4 पॉइंट में आप देखेंगे तो इस साइड आप देखेंगे वास्तविक संख्याएं, यह ग्राफ एक बार समझ लीजिए क्या ग्राफ है। जैसे वास्तविक संख्या है रियल नंबर, रियल नंबर में 2 तरह से आते हैं, यह ग्राफ समझ जाइए, सिलेबस पढ़ाते समय परेशानी नहीं होगी। वास्तविक संख्या में रियल नंबर में 2 तरह से होते हैं, वास्तविक संख्या में 2 होते हैं, एक आपके आते हैं परिमेय संख्या होता है, एक क्या आता है, अपरिमेय संख्या होता है। तो परिभाषा एकदम साफ साफ, कोई भी आपसे अगर पूछेगा, देखिए कंपटीशन का समय है ना, समाज में आप कहीं भी बैठेंगे तो आपसे कोई पूछेगा कि क्या पढ़कर आ रहे हैं, तो कहेंगे कि मैं संख्या पद्धति पढ़कर आ रहा हूँ। तो संख्याओं के बारे में अगर हम अध्ययन करते हैं तो वह संख्या पद्धति कहलाता है, संख्याओं के बारे में जब हम अध्ययन करते हैं तो संख्या पद्धति हो जाता है। तो उसी तरह अब कहेंगे कि वास्तविक संख्या पढ़कर आ रहे हैं, तो कोई भी पूछ देगा कि वास्तविक संख्या या वास्तविक संख्याएं किसे कहते हैं, पेपर में नहीं पूछा जाएगा, कैजुअली कोई पूछ सकता है, नॉर्मली कोई पूछ सकता है आपसे कि वास्तविक संख्याएं किसे कहते हैं। आपको बोलना है कि वे संख्याएं जो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या से मिलकर बनी हो, इन दोनों से मिलकर बनी हो। सुन रहे हैं आप लोग ना, वे संख्याएं जो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या से मिलकर बनी हो। क्लियर हुआ? क्यों विकास, आपसे नहीं बोला हूं, ठीक है। तो सुनिए, डिफिनीशन क्लियर हो रही है? ऋतिक शांत रहिए, सुनिए,
वास्तविक संख्याएं में पहले मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं। वे संख्याएं जो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या से मिलकर बनी हो, उस संख्या को क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या। और जैसे हम ये बोलें कि वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों आती है। अब कोई पूछेगा चलिए ठीक है, परिमेय संख्या किसे कहते हैं? अब पढ़े होंगे, वे संख्या जो P/Q के रूप में लिखा जा सके उसे परिमेय संख्या कहते हैं। अब यहाँ ज्ञान एक और जोड़ लीजिए, P और Q की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, ये जानते होंगे आप लोग। Q की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। मतलब परिमेय संख्या किसे कहते हैं? जो P/Q के रूप में हो और Q की वैल्यू 0 ना हो, और साथ ही साथ P और Q अभाज्य संख्याएं हो या संख्या हो। संख्याएं लिखिए, P और Q अभाज्य संख्याएं हो। को प्राइम नंबर, इंग्लिश में क्या कहेंगे? को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर का मीनिंग क्या हुआ? अभाज्य संख्या का मीनिंग यह हुआ कि यह दोनों किसी संख्या से न कटे, एक को छोड़। एक तो एक ऐसी संख्या है जो सबको काट देती है, एक को छोड़िए, एक को छोड़ दिए, सुनिए, यह PQ को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर का मीनिंग यह हुआ कि यह दोनों हमेशा न्यूनतम पदों में हो। न्यूनतम पदों का मीनिंग कि कोई अन्य संख्या से, एक ही संख्या से यह दोनों ना कटे, दोनों एक साथ ना कटे। ये कट, जैसे मान लीजिए एग्जांपल ले लूं, ठीक ना, सुनिए, जैसे 50 बटे लीजिए 125 कर दिया, ठीक ना, यह कटेगी। यह दोनों परिमेय संख्या है, क्योंकि P/Q के रूप में है, Q की वैल्यू 0 नहीं है। क्लियर हुआ? लेकिन यह 50 और 125 अभाज्य संख्या नहीं है। अब की बार 2023 में बहुविकल्पी में पूछा था, बहुविकल्पी में अभाज्य, निम्न में से अभाज्य संख्या है, पेपर में जाकर देखिएगा, आप देखिएगा उसके पेपर में होगा अभाज्य संख्या। तो ऑप्शन में अब इसको इस तरह लिख देगा 50 125, इस तरह लिखा था। तो यह चेक करना है कि किसी से ये दोनों कट नहीं ना रहे। अगर कटेंगे ना तो अभाज्य संख्या नहीं होगा, यह कटेगा तो मतलब यह अभाज्य संख्या है नहीं है। कैसे कटेगा? 5 से, चलिए भाई 5 से, हाँ 5 दूना 10, 5 25, अभी भी कट रहा है। कैसे कटेगा? मतलब यह 10 और 25, क्या यह को प्राइम नंबर है? अभाज्य संख्या है? नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी भी यह कट रहा है, अभी भी कट रहा है ना। तो यह फिर कैसे काटेंगे? 5 से, 5 दूना 10, 5 25, 2/5। अब यह नहीं कटेगा। तो यहां देखिए ऑप्शन में अगर यह आपका को प्राइम संख्या या अभाज्य संख्या नहीं है, यह भी अभाज्य संख्या नहीं है, यह आपका अभाज्य संख्या है। इस पर मैं इसलिए फोकस करवाना चाह रहा हूं क्योंकि आपसे अगर दशमलव प्रसार शांत है कि अशांत है वहां पूछेगा ना, तो हमेशा इस पद में रहना चाहिए। वहां जो परिमेय संख्या का और उनके दशमलव प्रसार का पुनर्भ्रमण लिखा था ना, तो परिमेय संख्या का तो सभी, यह भी परिमेय, यह आप भाई लिखेंगे 50 बटे 125, यह भी परिमेय हो जाएगा। 10 बटे 25 यह भी परिमेय होगा। 2/5 यह भी परिमेय होगा। तो जैसे यह होगा, थ्योरी में यह है कि Q की वैल्यू देखते हैं, मतलब हर का मान देखते हैं। तो हर का मान अब इसमें नहीं देखना है क्योंकि यह को प्राइम नंबर नहीं है, इसमें भी नहीं देखना है क्योंकि यह को प्राइम नंबर नहीं है। तो हम कहाँ देखेंगे? जो को प्राइम नंबर होगा, जो न्यूनतम पदों में होगा। तो न्यूनतम पदों में यही है ना, तो नीचे वाले में देखेंगे। मतलब
P बटे Q के रूप में हो, P बटे Q के रूप में हो, और साथ ही साथ Q की वैल्यू 0 ना हो। पहली बात, P और Q सहभाज्य संख्याएं हो। आपको समझ में आया सहभाज्य संख्याएं क्या है? क्यों नहीं समझ में आया? हाँ, जो किसी से ना कटे। क्या 2 और 5? दो एक ही संख्या से 2 और 5 को, एक को छोड़िए भाई, 2 और 5 काट पाएंगे? चलिए अच्छा, 13 ले लिए और 52 ले लिए। मैं पूछना चाह रहा हूं आपसे, 13 और 52 क्या को प्राइम नंबर हैं? है कि नहीं है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 13 से 13 भी कटेगा, 52 भी कटेगा। क्यों? 13 से काटेंगे तो 13 का नाम 13, 13 चौक को 52, कटेगा कि नहीं कटेगा? तो कट कर 1/4 आएगा ना। तो यह अब 13 और 52 आपका को प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि कट रहा था। अगर मैं कहूं यह क्या को प्राइम नंबर है? 1 और 4, 1 और 4 को प्राइम नंबर है। क्लियर हुआ? तो यह को प्राइम नंबर है। समझ में आया को प्राइम नंबर? सहअभाज्य संख्या। क्लियर हुआ? जिसको हम एक चीज और, म से तो पढ़े नहीं है, म से अगर पढ़ लें तो दूसरे शब्दों में, आसान शब्दों में यह भी कह दें, जिनका म से 1 होता है वह को प्राइम नंबर होते हैं। तो इनका म से ये कैसे कटा है? ये कैसे काटे हैं? यहाँ 25 से कटेगा यह भी और यह भी, 25 से यह कटेगा, 25 दूना 50, 25 पाँचे, तो 25 से कट रहा है ना, तो यहाँ म से 25 हो जाएगा, क्योंकि 25 से काटा ना, तो म से 25। यह कैसे कटेगा? 5 से, 5 दूना 10, 55, तो 2 और 5 है, म से कितना हो गया? जैसे कटेगा वही म से होगा, 5 होगा। यह नहीं कटेगा, 1 से कह रहे हैं कटेगा, तभी तो वही आएगा। क्यों? तो म से 1, सुन लीजिए, म से 1 होगा तभी होगा जब वह अन्य संख्याओं से न कटे। किसी भी संख्या से वह क्या हो? न कटे। तो उनका अगर हम देखेंगे तो वे संख्याएं सहभाज्य संख्याएं होंगी। तो यहां का ये सब मिटा रहा हूं, है? सुनिए, आइए यहां पॉइंट पर P बटे Q के रूप में हो, Q की वैल्यू 0 ना हो, जहां P और Q सहभाज्य संख्याएं हो। क्लियर हो गया? P और Q क्या हो? सहभाज्य संख्याएं हो। यह जोड़ने की बात कहा था अपने ज्ञान में, यह जोड़ लीजिएगा। P और Q कैसे हो? सहअभाज्य संख्याएं हो। यह बात अपने ज्ञान में जोड़ने की बात किया था। ठीक, तो परमेय संख्या क्लियर हुआ? परमेय संख्या क्लियर हुआ? परमेय संख्या किसे कहते हैं? वे संख्याएं जो P बटे Q के रूप में हो, Q की वैल्यू 0 ना हो, और जहां P और Q सहभाज्य संख्या 2-3 जगह प्रयोग होगा आपके इसी लेसन में। ठीक ना? आइए चलिए देखिए, और सहभाज्य संख्याएं हो गई। अब इसको भी 2 भागों में बांटते हैं हम लोग। एक तो भिन्न के रूप में होता है, एक पूर्णांक के रूप में होता है। परमेय संख्याएं भिन्न के रूप में भी आती हैं और पूर्णांक के रूप में भी आते हैं। पूर्णांक में वह बटे 1 छिपा रहता है। पूर्णांक में क्या होता है? बटे 1 छिपा रहता है। इस तरह कह लें कि इसमें भिन्न में भी आएगा, किसमें आएगा? भिन्न में भी आएगा, और यहाँ पूर्णांक में भी आएगा। ये इसको 2 भाग में भिन्न का अभी जैसे कहा था ना, 50 बटे 125, 10 बटे कितना आया था? 25 आया था, 2 बटे 5। यह सब किस रूप में है? भिन्न के रूप में। और पूर्णांक आपका जो 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 इस तरह से जाता है, तो पूर्णांक होता है। संख्या रेखा पर जो लाइनिंग संख्या रेखा इस तरह से अगर हम बना रहे हैं, यही बना दे रहा हूं, यह बनाते हैं ना, बीच में 0 रहता है ना, इधर आएंगे तो धन 1, यह धन 2,
यह -3, इस तरह से होता है ना, यह -1, -2, -3, -4, यह सब संख्याएं जो आती है ना, यह इसके बीच की बात नहीं हुई है, ध्यान से सुनिए, इनके बीच में नहीं, यह एक के बाद तुरंत दो, वैसे 1 और 2 के बीच में बहुत सी संख्याएं हैं, एक के बाद तुरंत क्या कह रहा हूं, 2 की बात कर रहा हूं। मतलब अगर इस रूप में, इस फॉर्मेट में देखेंगे तो ये पूर्णांक होते हैं, पूर्णांक को भी 2 भागों में बांटा गया है, पूर्णांक को भी 2, एक तो यहां से यह, एक यहां से है, एक यह टोटल यहां से है, यह ऋणात्मक पूर्णांक होगा, नेगेटिव इंटीजर होगा, यह आपका नॉन नेगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर कहेंगे तो केवल यहीं से यहीं तक होगा, नॉन नेगेटिव कहेंगे ना तो नॉन नेगेटिव का मतलब यह आपको छोड़ना है, मतलब 0 भी शामिल हो जाएगा, तो यह नेगेटिव वाला हो जाएगा, यह यहां से यह टोटल बोलेंगे तो नॉन, जैसे ऋणोत्तर पूर्णांक में यह नॉन नेगेटिव में आ जाएंगे और नेगेटिव में आएंगे तो यह आएंगे, तो पूर्णांक भी कितने टाइप के हैं, 2 टाइप के हैं, देखिए बनाया गया है इसमें, क्यों, तो दिखाई दे रहा है ना पूर्णांक, अच्छा पूर्ण संख्या भी यहाँ शामिल किया गया है, जो इसको 2 हिस्से में बांटा गया, एक तो यही है, क्यों, और एक जो है यह टोटल है। अब सुनिए, 0 भी शामिल है और 1, 2, 3, 4 यह सब भी शामिल है, इसको पूर्ण संख्याएं कहते हैं, क्या कहते हैं, पूर्ण संख्याएं कहते हैं, यह भी इसी में शामिल है, ठीक ना। और पूर्ण संख्याओं में भी 2 तरह से, एक आपका 0 है, एक आपका नेचुरल नंबर है, ठीक ना, 2 तरह से। प्राकृतिक संख्या वे संख्याएं जो 1 से प्रारंभ होती हैं, अनंत तक चली जाती है। अब मेरी बात सुनिए, यह 0, नेचुरल, होल, माइनस, भिन्न में भाग उठ देंगे, दशमलव में आएगा तो दशमलव शामिल करेंगे तो इसके बीच में सब आने लगेंगे, तो यह और उसमें परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, यह सब संख्याएं सम्मिलित कर देंगे तो वास्तविक संख्याएं होंगी। वास्तविक संख्याएं का मतलब यह नहीं होता है केवल धन में ही हो, ऋणात्मक में भी आ गए, वास्तविक संख्या का मीनिंग दशमलव से भी होता है, जो यह भिन्न में होता है, भाग देंगे तो वह दशमलव में भी आ जाएंगे। केवल एक संख्या को छोड़िए, एक नहीं 2 संख्या को छोड़िए, एक आपका काल्पनिक संख्याएं होती हैं जिसको अधिकल्पित संख्या कहिए या भाग कहिए, एनसीईआरटी में काल्पनिक की जगह अधिकल्पित शब्द का जिक्र किया है, क्या है, काल्पनिक के जगह काल्पनिक कहिए चाहे अधिकल्पित कहिए, तो यह है, इसमें समझ में आया। तो काल्पनिक क्या होता है, जैसे करणी के अंदर कोई भी वैल्यू हो वो माइनस में आ जाए, इस तरह से जो संख्याएं आती हैं, इन संख्याओं को छोड़ दें, ठीक ना, इन संख्याओं को छोड़ दें, बाकी जितनी संख्या, यह संख्या एक संख्या में और जोड़ देते हैं तो वह कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, सम्मिश्र संख्याएं होती हैं, तो यह उसमें जाकर शामिल होता है, यह भी और यह दोनों उसमें जाकर शामिल होते हैं। तो चलिए सम्मिश्र संख्या की बात छोड़िए, तो सुन लीजिए वास्तविक संख्या की बात सुनिए कि अगर हम अधिकल्पित संख्या को छोड़ दें, किसको, अधिकल्पित संख्या को छोड़ दें, किसको छोड़ने की बात कर रहा हूं, अधिकल्पित, मतलब ऐसे जो करणी के अंदर माइनस में, कोई भी हो करणी लगाओ और करणी के अंदर माइनस लगाओ, कोई भी संख्या हो करणी के अंदर क्या लगाओ, माइनस लगाओ, तो अगर हम ऐसे संख्याओं को छोड़ दें, बाकी सभी संख्याएं ले लें, वह सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं में आएंगी, केवल इसको छोड़ने की बात कर रहा हूं,
तो कहीं यह नोट कर लीजिए कि अधिकल्पित संख्या कैसे होती है, इस टाइप का। इसको गणितज्ञों ने एक आसान नाम दिए हैं, इसको कहते हैं आई है बल्कि आयोटा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? आयोटा के नाम से जाना जाता है। तो बस इस आयोटा को छोड़ दें। किसको छोड़ दें? आयोटा को छोड़ दें, बाकी सभी संख्याएं रियल नंबर होंगी, वास्तविक संख्याएं होंगी। क्लियर हुआ? पहली जो उसमें आप देखेंगे सिलेबस में, जो पहली पॉइंट है, स्टार्ट किया जाए। पहला पॉइंट हमें क्या पढ़ना है? सुनिए, इसको इस फॉर्मेट वाला छोड़िए अभी, ये जो सबको मिला है यह यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम वाला लास्ट में देखिए। पहले आ जाइए इसमें। सुनिए, जैसे सुनिए, 2 मिनट सुनिए, फिर आ रहा हूं। हम लोग जो है संख्याओं का जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, ये सब पढ़े हैं ना? संख्याओं का जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग पढ़े। अब इसी में हम लोग इसके कुछ और आगे पढ़ेंगे, जो आपसे ही सिलेबस में यहाँ जो जिन पर फोकस किया गया है, धनात्मक पूर्णांकों के 2 महत्वपूर्ण गुणों के बारे में अध्ययन करेंगे, और उसी में 2 धनात्मक पूर्णांक के गुण में कौन कौन से हैं वह भी लिखा गया है, उसमें देखेंगे। तो पहला यही है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है, और यह एल्गोरिथम पढ़ना है। वह एक विधि है, वह कलन विधि है, जो श्रृंखला के द्वारा हम लगाते हैं। सही ज्ञात करने का प्रक्रिया जो श्रृंखला विधि है वही कलन विधि है। तो उस हिसाब से पढ़ना है। एक अंक गणित की आधारभूत प्रमेय भी पढ़ना है, और इसी का हमें अनुप्रयोग भी पढ़ना है। ठीक ना? ये क्लियर हुआ? सुनिए, अब इसी में जो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पढ़ने जा रहे हैं, जो पहली पॉइंट है या पहला प्रमेय कह लीजिए। हाँ, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। सुनिएगा, सुनिए, इसमें यह बोला गया, यूक्लिड जो यूनानी गणितज्ञ थे, उन्होंने यह कहे कि कोई 2 धनात्मक पूर्णांक ले रहे हैं, तो मान लीजिए ए और बी ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? ए और बी ले रहे हैं। इसमें जहां ए बड़ा है बी छोटा है, ए बड़ा है बी छोटा है, ठीक? तो ए बड़ा है बी छोटा है, तो माना गया है, यह मान लिए हम लोग कि माना 2 धनात्मक पूर्णांक है। अब ऐसे अगर इसमें इस तरह से माने हैं, हम 2 और 7 मान लें। क्या मान लें? 2 और 7 मान लें, तो इसमें आसानी से दिख जाएगा ना कौन बड़ा है? 7 बड़ा है। तो यहाँ मानने की जरूरत नहीं है, यहाँ मानने की जरूरत है, ठीक ना? तो मान लें कि ए बड़ा है, बी क्या है? छोटा है। तो जो बड़ा है उसमें छोटे वाले से भाग देते हैं। तो माना, यहाँ भी कह रहा हूं माना, क्या कह रहा हूं? माना क्यू बार गया, तो इनका गुणा होता ना इन दोनों का, तो यह बी क्यू हुआ। और घटाते हैं ना इसमें से, घटाने के बाद यह भी कह रहा हूं माना, ठीक ना? हाँ, यह माना कि यार शेषफल बचा। तो सुनिए, इसको तो भाज्य कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? भाजक कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? भागफल कहते हैं। और इसको तो बच्चा बच्चा जानता है, इसको शेषफल कहते हैं। क्यों? तो इसी में इन्होंने क्या कहे कि एक कथन दिए थे ना, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, यही है ना? तो इसी पर
यह जो कथन है, इसी कथन को यह मान लाकर रखना ही यह यूक्लिड विभाजन प्रमेय का हुआ। तो अब रखेंगे ना, तो भाजक की जगह क्या है, ए है, भाजक की जगह क्या है, बी है, भागफल की जगह क्या है, क्यू है, और शेषफल की जगह क्या है, आर है। इसी कथन को ही यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहा जाता है, इसी कथन को, ठीक ना। इस तरह से कथन बना लेंगे। एक सवाल दे रहा हूं, देखिए इस तरह से यही लिख दे रहा हूं, नीचे लिख दे रहा हूं। मानिए कि यह 2 और 7 है, तो कौन बड़ा है इसमें, 7 बड़ा है ना, 2 छोटा है, तो 7 में ही हम भाग देंगे किससे, 2 से क्या बढ़ जाएगा, 2 3 6, कितना बचेगा। तो यह कथन लिखेंगे ना, भाज बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, यह लिखेंगे ना। तो भाज्य कितना है, बोलिए भाज्य कितना है, जो बीच में देखिए जिससे भाग देते हैं, हाँ इसे कंपेयर कर लीजिए और सुन लीजिए, जिससे भाग देते हैं वह भाजक है, जिसमें भाग देते हैं वह भाज्य है, जितना बार जाता है वह भागफल है, जो बचता है वह शेषफल है, जो बचता है वह शेषफल। यह याद होना चाहिए। नहीं याद है तो यह थोड़ा अपने दिमाग में इस तरह बैठा लीजिएगा, ठीक ना। तो यहाँ देखिए भाज्य क्या है, 7 है, भाजक क्या है, 2 है, भागफल क्या है, 3 है, शेषफल क्या है। यह गुणा करके जोड़िएगा मत, बार बार कह रहा हूं कि गुणा करके जोड़िएगा मत, आएगा इतना ही, बस इस रूप में बनाना ही यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहलाया। एक सवाल दे रहा हूं, लगाइए तो, 15 और 4 का, 15 और 4 का, सुनिए सवाल में क्या था, 15 और कौन बड़ा है, 15 बड़ा है, 4 छोटा है। तो हम कहीं इधर रब कार्य कर लेंगे। रब कार्य किस तरह से, यह 15 में बड़े में छोटे से ही भाग देंगे, जो बड़ा है उस बड़े में किससे भाग देना है, छोटे से। 4 का पहाड़ा सबको याद होगा, 4 3 12 होगा, घटाएंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा ना, तो यह 3 लिखेंगे। तो यह आपका भागफल है, यह आपका शेषफल है। नहीं नहीं पूरा नहीं, पूरा दशमलव में नहीं लाना है, नहीं नहीं यह जो है भाज्य है और यह क्या है, भाजक है ना। अब जो हमारा जो स्टेटमेंट है वह क्या है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ये ना। इसको घर पर जाइएगा याद कर लीजिएगा, ठीक है, हाँ इसको याद कर लीजिएगा। भाज्य की जगह क्या है, भाज्य की वैल्यू क्या है, 15 है, तो 15 बराबर भाजक है ना, भाजक कितना है, 4 है, 4 होगा, भागफल क्या है, भागफल 3 है, 3 होगा, शेषफल भी 3 आया है, तो 3। यही स्टेटमेंट ही आपका यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है, समझ में है। एक क्वेश्चन और लिखिए, चलिए 23 और 7 है, 23 और 7 करिए जल्दी।